हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ रिफंड। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 में आपको क्या बता रहा है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। तो आपको अगर कुछ भी रिफंड मिलने वाला है, चाहे वो आपको इंपोर्ट ड्यूटी आपने जो पे कर रखा है उसका मिलेगा, या फिर जो आप इंटरेस्ट पे कर रखे हो बाद में आपको पता चला कि आपके ऊपर इंटरेस्ट लेवेबल नहीं था, अगर आपको वो सब के रिफंड चाहिए तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो आप देंगे सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब में देंगे। ठीक है। अब बात आती है कि कब कब हमको एप्लीकेशन देना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो कंडीशन ये होना चाहिए कि आपने ड्यूटी पे किया होगा। आपने ड्यूटी पे नहीं किया, आप उसके लिए रिफंड की एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये तो कॉमेडी वाली बात हो गई। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ड्यूटी ऑफ द इंटरेस्ट पे करना है, एंड सेकंड आपको इंसिडेंस बॉन्ड करना है। इंसिडेंस बॉन्ड करना है, इसका आप फर्दर बाद में पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट आता है अनजस्ट एनरिचमेंट का, वो पढ़ेंगे, इससे आपको ये वाला लाइन क्लियर होगा। ठीक है। चलिए भाई उसको पढ़ ही लेते हैं, फिर आपका वो लाइन क्लियर हो जाएगा। इट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी। तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के समझाती हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप कि व्हेन एन इंपोर्टर इंपोर्ट गुड्स, जब एक इंपोर्टर अपना गुड्स इंपोर्ट करता है तो वो कस्टम ड्यूटी पे करता है उस गुड्स में। ठीक है। फिर वो जो ड्यूटी है वो रिकवर कर लेता है फ्रॉम द परचेसर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द इंपोर्टर। तो मतलब बेसिकली मैं अगर यूएसए से कुछ सामान मंगवा रही हूँ तो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, राइट। तो सपोज मैं एक मेडिसिन मंगवाई यूएसए से मैं मेडिसिन मंगवाई। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करी तो मैं कस्टम ड्यूटी पे कर रही हूँ इन केस ऑफ इंपोर्ट, जब मैं वो मेडिसिन यूएसए से मंगवाई। तो अभी मैंने टैक्स पे किया, बट जब मैं फर्दर उसको रीसेल पर्पज़ के लिए मंगवाई हूँ, मैं कस्टमर को पे कर दी। अब मैं कस्टमर से जो पैसे चार्ज करूँगी, मतलब मैं जिसको सेल करूँगी, कस्टमर मुझसे जो परचेस करेगा, ऑब्वियसली उसमें मैं जो इंपोर्ट ड्यूटी का कस्टम पे की हूँ वो मतलब उसको मैं इंक्लूड करूँगी मेरे सेलिंग प्राइस में, राइट। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि मैंने उस परचेजर से, मतलब उस कस्टमर से मैंने वो जो कस्टम ड्यूटी था वो ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। इन अदर वर्ड्स द इंसिडेंस ऑफ बर्डन ऑफ ड्यूटी इज पास ऑन टू द परचेजर। तो मैंने जो इंसिडेंस या जो ड्यूटी का बर्डन था वो परचेजर को पास कर दिया गया है, फ्रॉम होम द जो इंपोर्टर कलेक्ट्स द कस्टम ड्यूटी, मतलब परचेज मतलब कस्टमर के पास वो पास हो चुका है। सब्सिक्वेंटली इंपोर्टर अगर क्लेम कर रहे हैं, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ऑब्वियसली कस्टमर से वो मेरे इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा तो ले लिया है, और अभी मैं रिफंड क्लेम करूँगी तो वो मेरे लिए अनजस्टिस हुआ, राइट। क्योंकि मैंने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया वो ऑलरेडी मेरे पास वापस आ गया है, क्योंकि कस्टमर एट द एंड बेयर करता है सब चीज़, तो कस्टमर पे कर दिया है मुझे, एंड देन अगेन मैं रिफंड के लिए क्लेम कर रही हूँ। तो इट्स नॉट तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस हुआ ही है। तो इसको ना ये अनजस्ट ना हो उसके लिए ये कंसेप्ट लाया गया है। ठीक है। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, मतलब आप सपोज इंसिडेंस नहीं पास ऑन किए हैं तो आपके पास ऊपर बर्डन है कि आपको प्रूफ करना है डिपार्टमेंट को कि आपने अभी तक इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है। ठीक है। और ये रिफंड किसको मिलता है, तो अगर ये रिफंड हमेशा जो पर्सन के ऊपर बर्डन रहता है कि उसने ड्यूटी पे किया है उसी को रिफ़ंड मिलेगा। और अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया है तो आपके ऊपर आपको प्रूफ करना है डिपार्टमेंट को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे अब एट द एंड जो बर्डन जो झेलता है वो हमारा कस्टमर है। अब कौन सा कस्टमर है, कितने टाइप्स ऑफ रीसेल होते हैं, अब वो कस्टमर भी या तो खुद यूज़ करेगा या किसी को सेल कर देगा, ऐसे बहुत बड़ा चेन होता है, राइट। अब इतना कस्टमर को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है, अगर वो जो रिफ़ंड अगर आपको मतलब अगर रिफ़ंड मिलने को है तो आप अप्लाई करें। अगेन आप अगर इंसिडेंस प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब आपने पास ऑन कर लिया है इंसिडेंस, ये अगर आपने पास ऑन नहीं किया इंसिडेंस या अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो जो है डिपार्टमेंट वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में आपका जो रिफ़ंड अमाउंट है वो डाल देगा। क्योंकि कस्टमर को ट्रैक करना इजी नहीं है, हमको नहीं पता किसको कस्टमर को चाहिए था, किसको इसको मिलने का हकदार था, इसलिए हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड में इस सारे रिफंड के अमाउंट डाल देते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर कौन अप्लाई कर सकता है रिफंड के लिए, जिसने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब जिसने आइदर ड्यूटी पे किया है या जिसने इंटरेस्ट पे किया है, या जो पर्सन जो बॉर्न कर रहे हैं इंसिडेंट्स उसको मिलना चाहिए। इसके लिए आपको सच फॉर्म इसमें भी प्रेस्क्राइब में एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन कब करना है, तो अगर आप इंपोर्टर हैं या फिर अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको विदिन 1 ईयर, ठीक है, विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्यूटी या इंटरेस्ट, जिस दिन आप उस इंटरेस्ट को पे किए या जिस दिन आप उस ड्यूटी को पे किए उसके 1 साल तक आपको टाइम दिया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिफंड, अगर आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है। अगर आप अनदर पर्सन है, मतलब अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप थर्ड पर्सन है जिसने परचेज किया है उस गुड्स को, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिफंड तो आपको भी विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स, जिस साल आप गुड्स परचेज किए उस साल
कि विदिन 1 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं रिफ़ंड के पर्पज़ के लिए। एंड अदर कुछ केसेस है कि सपोज़ एग्जेम्पशन हो चुका है, एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटी है, हमारा स्पेशल ऑर्डर पास हुआ था सेक्शन नंबर 25 सेक्शन 2 में, और इसमें एक ड्यूटी में एग्जेम्पशन आ गया है, तो आपको कब रिफ़ंड के लिए, अगर आप सपोज़ आपने पे कर दिया और आपको बाद में पता चला कि उसमें तो एग्जेम्पशन, तो आपको रिफ़ंड के लिए कब करना है, डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, वो ऑर्डर जब आया, एग्जेम्पशन ऑर्डर जब पास हुआ उसके 1 साल तक आपको अप्लाई करना है। सेकेंड है, अगर जो रिफ़ंड अराइज हुआ है कोई कोर्ट के जजमेंट से, कोई डिक्री से, कोई ऑर्डर से, तो ऑर्डर के डेट जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ है उसके 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद प्रोविजनल पेमेंट, सेक्शन 18 में प्रोविजनल असेसमेंट होता है, तो सपोज इसमें कुछ केसेस होते हैं, अगर आप वैल्यू नहीं कर पा रहे अपने गुड्स, आपने जो इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया, आप उसका असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार प्रोविजनली आप असेस कर लेते हैं, फिर बाद में जो फाइनल असेसमेंट होता है, सपोज प्रोविजनली असेसमेंट में आपको 5000 आपको ड्यूटी पे करना है, फाइनल असेसमेंट में आपको पता चला कि आपको 5000 पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 4000 पे करना है, तो 1000 रुपीज़ आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो इस दिन का रिफ़ंड कब होगा, जिस दिन आपका फाइनल असेसमेंट पास हुआ है उसके विदिन 1 ईयर आपको अप्लाई करना है फॉर द रिफ़ंड पर्पज़, और आपको फिर उसके बाद रिफ़ंड मिलेगा। हाउएवर अगर आपका जो भी ड्यूटी आपने पे किया अंडर प्रोटेस्ट, उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। एंड अगेन अगर आपका जो रिफ़ंड अमाउंट है वो सिर्फ लेस देन ₹100 है, ठीक है, अगर लेस देन ₹100 है तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, एक ₹100 के लिए रिफ़ंड आपको वापस नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको भेजना है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको फर्निश करना है अगर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है। तो जो रिफ़ंड एप्लीकेशन है उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि आपको इनवॉइस देना है, ठीक है, जिससे कि आपको आपने कितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे किया है, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है वो पता चले। और आपको ये भी देना है कि आपको अगर आपने जो इंसिडेंस है वो पास ऑन नहीं किया है, तो आपको इस एप्लीकेशन के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना है, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ आपने इंसिडेंट पास ऑन नहीं किया अभी तक। क्लियर? तो ये सब था सेक्शन नंबर 27 में। अब आता है प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम। अब डिपार्टमेंट इस जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसको प्रोसेस करेगा एंड रिफंड क्लेम के लिए करेगा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 27(2) है। तो बेसिकली इसमें मैंने यहाँ पे बता रखा है कि क्या होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन भेजोगे, आपने एप्लीकेशन आया तो डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन आया, वो करेक्टनेस को चेक करेगा कि सही में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा उसको देखेगा, आपने सही में ड्यूटी पे किया है कि नहीं, फिर आपने सही में इंसिडेंस पास ऑन तो नहीं कर लिया है, आपकी जो भी है उसकी करेक्टनेस देखेगा। उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, ऑर्डर पास करने के बाद अगर कस्टमर को, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कस्टमर है, किसको रिफ़ंड मिलना चाहिए, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड में दे देगा। जनरल केसेस में हमको ये कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड में ही जाता है, क्योंकि जनरल ही जो होता है इंश्योरेंस वो पास ऑन हो जाता है। हाउएवर कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस में ये जो कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड में क्रेडिट नहीं होके जो एप्लीकेंट है उसको क्रेडिट होता है। वो क्या सिचुएशन से देख लेते हैं, वो सब ये सिचुएशन है। फर्स्ट तो हमको पता है, अगर हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट पे, जो भी ड्यूटी या जो भी इंटरेस्ट का रिफंड मिलना था या जो भी हमने पे किया उसका इंसिडेंस हमने पास ऑन नहीं किया, अगर वो हम प्रूफ कर पा रहे हैं, अगर जो इम्पोर्टेड पर्सन है वो प्रूफ कर पा रहे हैं, तो उसको क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड। सेकेंड है, ओके, तो फर्स्ट है कि इम्पोर्टर हैज़ नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी इंटरेस्ट इन अदर पर्सन। एंड थर्ड वाला में आइए, थर्ड वाले में बोल रहा है कि बायर हैज़ नॉट बॉर्न द बायर हु हैज़ बॉर्न द ड्यूटी, और वो पास नहीं किया है। एक तो आपका इम्पोर्टर वाला आ गया कि इम्पोर्टर पास नहीं किया। सेकंड, जो बायर है आपसे जो बाय किया वो भी अभी तक पास ऑन नहीं किया, मतलब वो अपन उसको लोकेट कर पा रहे हैं, इसलिए हमको कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड में नहीं डालना पड़ेगा। सेकंड बोल रहा है कि अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, यूज़ कर रहा है, तो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है मतलब वो फर्दर रिसेल नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल हो रहा है कि कौन वो अभी तक इंसिडेंस पास नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड में ही जाके वो एप्लीकेंट है उसके पास चला जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 से आप बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 26 बोलता है कि जो सपोज मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया, अब वहाँ पे जो जिनको मैंने एक्सपोर्ट किया उसको पसंद नहीं आ रहे हैं गुड्स, तो वो मेरे को गुड्स रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 26 बोल रहे हैं कि मेरे को, अगर वो मेरे को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो मेरे को एक्सपोर्ट ड्यूटी भी मिलने वाला है वापस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी अमाउंट जो कि रिफंडेबल है और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के के रिस्पेक्ट में है, जो कि सेक्शन नंबर 26 के हिसाब से वापस आ गया था, तो वो भी आपके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको जो आपने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, ड्रॉबैक का रिफंड मिल जाएगा। इफ़ द ड्यूटी और इंटरेस्ट वॉज बॉर्न बाय अ क्लास ऑफ एप्लीकेंट विच हैज़ बीन नोटिफाइड ऑफ सच पर्पस, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर रहा है उनको मिल जाएगा। एंड इफ़ द ड्यूटी पेड इन एक्सेस
in excess by the importer before an order permitting clearance of such goods for whom compensation is made where such excess payment of duty is evident from bill of entry in the case of self assessed or the duty actually payable in this reflect the reassessment bill of entry in the case of reassessment। मतलब कि जो इम्पोर्टर है उसने एक्सेस ड्यूटी पे कर लिया, इसको जितना इम्पोर्ट ड्यूटी सपोज उसको कस्टम के हिसाब से 10% ड्यूटी पे करना था, उसने 15% भी सपोज हमेशा बात बिसरी तो हमेशा 10% ही होता है, मतलब बेसिकली उसने एक्सेस में पे कर दिया है और वो जो एक्सेस में पे किया है वो अपने को रिफ्लेक्ट हो रहा है बिल ऑफ एंट्री में। अगर सेल्फ असेसमेंट कर रहा है और अगर रीअसेसमेंट कर रहा है तो अगेन रीअसेस बिल ऑफ एंट्री में अगर अपने को रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो इम्पोर्टर है उसने एक्सेस पे कर लिया है तो उसको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी हो गया है हमारा। इलस्ट्रेशन में आते हैं कि एक इम्पोर्टर है उसने इम्पोर्ट किया है आर्टिकल, उसने इम्पोर्ट किया आर्टिकल जो कि हमारा ₹1000 का है, कस्टम ड्यूटी उसमें आर्टिकल में ₹250 था एंड नाउ द इम्पोर्टर ऐड अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑफ से 250 और वो आर्टिकल को सेल किया है 1500 में, मतलब 1000 में 1000 में मंगाया था 250 उसको ड्यूटी पे करने पड़ा और उसमें अगेन फर्दर वो 250 का प्रॉफिट मार्जिन मतलब 1000 + 250 का ऐड करके 1500 में उसको बेच रहे हैं। नाउ द प्राइस चार्ज बाय द इम्पोर्टर कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी एलिमेंट विच हैज़ बीन पास टू द बायर। अब आपको पता चल रहा है ये 250 भी इस 1500 में इंक्लूडेड है तो इसने इंसिडेंस पास ऑन कर लिया है। ठीक है, If later on it is found that there was an error resulting in excess payment of duty, such excess duty is liable to be refunded। तो अपने को बाद में पता चला कि हमने जो था ना इसमें ड्यूटी हमने ज़्यादा पे कर लिया तो अब हमको उसको रिफंड मिलना है। बट एज मे बी सीन above, the importer has already collected the duty from the purchaser and if any refund is granted to him, it would confer on him a double benefit of। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने ये जो 250 पे किया वो एक्सेस में पे कर दिया है, बट क्योंकि वो जो 250 है उसने कस्टमर से ऑलरेडी ले लिया है तो अगर हम रिफ़ंड मांगेंगे और हमको रिफ़ंड मिलेगा तो उससे हमको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इन सच केसेस हमारा जो रिफ़ंड है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। तो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट था और इसमें 9 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट था मफ्ताल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। और इसमें क्या था द थ्योरी, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी यहाँ अनजस्ट एनरिचमेंट का जो थ्योरी है वो ऐसे ही नहीं है, मतलब कि जो ये थ्योरी है अनजस्ट एनरिचमेंट का वो वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे ही बस एक थ्योरेटिकल टर्म नहीं है। तो अगर हम मैन्युफैक्चर को रिफंड कर रहे हैं तो वो अनजस्टिस होगा। सेक्शन 27 सेल्फ कंटेन कोड है फॉर रिफंड। और हाँ, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये केस स्टडी में एट लास्ट हमको यही पता चला कि जो रिफ़ंड है वो हमको उसको नहीं पे करना है, हमको कंज्यूमर वेलफेयर में डाल देना है। If excess is collected in the paper, it will be credited to consumer welfare fund or given as a refund to the person who has borne the incidence of the duty। अगर हम लोकेट कर पा रहे हैं तो हम कंज्यूमर वेलफेयर में नहीं डालेंगे, हम उस पर्सन को दे देंगे, बट अगर हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम कंज्यूमर वेलफेयर में डाल देंगे। एक बात अगर आपको अगर ये पता है रहना चाहिए कि अगर आप लोकेट कर पा रहे हैं तो अगर आप लोकेट कर पा रहे हैं तो आपके पास ये वाला भी तो रहेगा ना, जो पर्सन जो बॉन्ड कर रहा है इंसिडेंस वो भी तो अप्लाई कर सकता है और नॉट नेसेसरीली वो इंपोर्टर हो एक्सपोर्टर हो, अनदर पर्सन रेदर देन इंपोर्टर एक्सपोर्टर। सपोज आपने परचेज किया है गुड्स किसी इंपोर्टर से तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसको लोकेट कर पा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, जो मतलब जो इसने इंसिडेंस बियर किया है उसको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट में वही है, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडिविजुअल पर्सनल यूज़ के लिए सच अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, और अगर वो इम्पोर्टर एक्सेस में किया और बिल ऑफ एंट्री में अपने को पता चल रहा है कि हाँ वो एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट एक्सेस है तो मिल जाएगा। ठीक है, हाउएवर हाँ इलस्ट्रेशन नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेदर द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल अप्लाई इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस ड्यूटी पेड ऑन कार इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज़ के लिए है। तो यहाँ पे आपको द बार ऑफ अप्लाई इन केस ऑफ रिफंड तो यहाँ अप्लाई होगा और यहाँ पे आपको कंज्यूमर वेलफेयर को नहीं जाएगा, बट जो इंडिविजुअल है जो अप्लाई करेगा उसी को मिल जाएगा क्योंकि उसने अभी तक इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है, वो कंज्यूमर वेलफेयर में नहीं जाएगा, एप्लीकेंट को जाएगा क्योंकि उसने अभी तक किसी से कलेक्ट नहीं किया, जितना ड्यूटी उसने पे किया वो किसी और से कलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका पर्सनल यूज़ के लिए है, वो फर्दर रिसेल कुछ नहीं कर रहा है। तो जो इंसिडेंस का बर्डन है वो उसी के ऊपर है। हाउएवर वही प्रूफ करेगा कि हाँ ये मेरा पर्सनल यूज़ के लिए है, मैंने किसी को बेचा नहीं, ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाके एप्लीकेंट को अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा रिफंड का। अब यहाँ पे एक अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27A, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी लगता है अगर आपने डिले रिफंड किया तो डिपार्टमेंट अपने को इंटरेस्ट भी देगा, तो वो पढ़ लेते हैं एक बार।
In case any duty order to be refunded to an applicant is not refunded within 3 months from the date of receipt of application for refund, interest is to be paid to the applicant. तो सपोज आपने यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहले आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे. एप्लीकेशन फाइल करने का सेक्शन नंबर 27(1) में आपको एक साल का गैप एक साल का टाइम पीरियड दे रहा था. वो एप्लीकेशन आने के बाद आपको करेक्टनेस चेक करना है एंड देन ऑर्डर पास करना है. अब ये जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन मिलने और ये जो ऑर्डर पास के लिए अगर आपका 3 मंथ से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप जब ये ऑर्डर पास करेंगे और जब रिफ़ंड इनिशिएट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट कितना परसेंट में पे करना पड़ेगा? 6% में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. करंटली द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. द इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कब से कब पे होगा ये इंपॉर्टेंट रहता है. हमेशा हर चीज़ में इंटरेस्ट का टाइम पीरियड जानना इंपॉर्टेंट रहता है. द इंटरेस्ट इज टू बी पेड फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच ड्यूटी. वंस अगेन, फ्रॉम द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. सपोज एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशन होगा ये. मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उसके एग्जैक्टली 3 मंथ्स हो गए हैं, उसके नेक्स्ट 3 मंथ होते जो नेक्स्ट डे है वहाँ से आपका यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा. और टिल जब तक आपने रिफ़ंड नहीं किया है तब तक आपको 6% पर एनम में इंटरेस्ट लगता रहेगा. ठीक है. In other words, in cases where no refund claim has been made, if a refund result from an order passed by appellate authority mentioned above or by court, refund is to be paid. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो रिफंड कर रहे हैं, आपको विदिन 3 मंथ्स आपको रिफंड का पैसा मिल जाना चाहिए. नहीं मिल रहा है जो 6% पर एनम में इंटरेस्ट लगेगा. कब से? आपका 3 मंथ जाते ही जो नेक्स्ट डे आ रहा है वहाँ से लेके तब अब जब तक रिफंड का पेमेंट कर रहे हैं तब तक डिपार्टमेंट हमको 6% पर एनम के हिसाब से जो एप्लीकेंट है उसको इंटरेस्ट पे करेगा. सेक्शन नंबर 26 मैंने बताया कि मैंने एक्सपोर्टर ड्यूटी हैज़ बीन पेड. और अब जब गुड्स जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो रिटर्न हो जा रहा है तो जो वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो भी अपने को रिफंड मिल जाएगी. कब मिलेगी? अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है, गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर और ये एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सच ड्यूटी इज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है. एक बार इसको प्लेन रीड करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26A में. सेक्शन नंबर 26A क्या बोल रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजप्शन रिफंड होगा टू द पर्सन जिसने जिस ड्यूटी को पे किया अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं. सेकंड, जो अपनी गुड्स इंपोर्ट करवाना चाह रहा था वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं इंपोर्ट हुआ है, मतलब जो गुड्स है वो डिफेक्टिव निकले या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे करेंगे वो आपको रिफंड हो सकता है. हाउएवर द गुड्स शुड नॉट हैव बीन वर्कड अपन, मतलब उसमें आप ऐसे नहीं है कि आपने जो इंपोर्टेड गुड्स है उसमें आप फर्दर आप मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं या कुछ रिपेयर कर लिए हैं, कुछ वर्क कर लिए एंड देन आप उसको उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं. Goods should not have been worked upon, repaired or used after importation except where such use was मतलब ऑब्वियसली अगर आपको मतलब वो यूज़ करके पता चला कि हाँ वो हमारे इस पर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो चलेगा. मतलब नहीं तो आपको पता है कि गुड्स आपके स्पेसिफिकेशन से नहीं है और आप उसको फर्दर यूज़ कर ले रहे हैं एंड देन आप उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा तो आप उसको रिफ़ंड कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. बस जब तक आपको जो जरूरी है अब मतलब आपको डिस्कवर करने के लिए जितना जरूरी है उतना आप यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद आपको जो लगा गुड्स डिफेक्टिव है या आपके स्पेसिफिकेशन से नहीं है तो आप रिटर्न करेंगे. जब अगर आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो आपको जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी उसका रिफंड मिल जाएगा. सेकेंड, गुड्स आइडेंटिफाइड एज इम्पोर्ट गुड्स, तो गुड्स आर आइडेंटिफाइड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर और द कस्टम और डेप्यूटी कमिश्नर एज द गुड्स विच वेयर इम्पोर्टेड. एंड लास्ट है कि मतलब आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है उसको आप आइदर रेलिंक्विश कर दे रहे हो या फर्दर एक्सपोर्ट कर दे रहे हो. मतलब जो इंपोर्टर है वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं या फिर जो इंपोर्टर है वो अपने टाइटल को रेलिंक्विश कर दे रहा है या अबेंडन कर दे रहे हैं या सच गुड्स को वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं. ऐसा जो कमर्शियली वैल्यूलेस हो जा रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वो कर रहा है राइट. तो अगर उसका कमर्शियली वैल्यूलेस हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर तो आपको रिफंड मिल जाएगा. Next, goods in respect of which offence has been committed. It may be noted that the provision of this section do not apply to the goods regarding which an offence is apparent to have been committed under this act. Obviously अगर आपने जो goods है अगर उसको स्मगल करके मंगवाया या कुछ भी ऑफेंसेस करके मंगवाया या ऑफेंसेस के थ्रू मंगाया है तो उसमें ये रिफंड वाला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके बाद एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी शैल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द रिलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 2. तो यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 26 के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 26A आपको अगर रिफंड करवा लेना है तो उसके लिए आपको 6 मंथ के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. और रिलेवेंट डेट मतलब क्या होता है?
6 मंथ फ्रॉम द रेलिवेंट डेट लेना है। और रेलिवेंट डेट क्या लेना है, इनकेस गुड्स हमारा एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सच गुड्स, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा गुड्स एक्सपोर्ट, रिलिंक्विशमेंट एंड डिस्ट्रॉय, उसी का रेलिवेंट डेट दिया तीनों में। तो अगर इसके ये जो रेलिवेंट डेट है उसके 6 मंथ तक आपको टाइम दिया गया कि आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब ये रेलिवेंट डेट क्या, डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। तो अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर परमिट कर रहा है कि हाँ आपने या फिर परमिटिंग क्लियरेंस कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं गुड्स को एक्सपोर्टेशन पर्पज़ के, उसके 6 मंथ तक आपको टाइम दिया गया है। अगर आप रेलिंक्विशमेंट कर रहे हैं तो जिस दिन आप रेलिंक्विशमेंट किया उसके 6 मंथ तक, या अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो डेट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, या जिस दिन हम उसका जो कमर्शियल वैल्यू था वो वैल्यू लेस हो गया है, उसके 6 मंथ तक आपको 26A के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना है। 1 ईयर वाला हमारा 27 में है, 26A में 6 मंथ्स है। हाउएवर अगर आपका जो गुड्स है वो पेरिशेबल गुड्स है तो उसमें आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनका जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी कम है, तो हम उतना स्टोरेज के लिए रखेंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये रिफ़ंड का केस है कैन नॉट बी, ये अपील का केस नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये, तो इसमें यही बोल रहा है कि जो हम अपील करते हैं, अपील के लिए अपने को जो एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है वो 60 डेज़ फ्रॉम द रिसीव ऑर्डर, जो हमको जिस ऑर्डर से हम एग्री हुए हैं उसके और रिसीव होने के 60 डेज़ तक अपने को अपील फाइल करना है। बट रिफ़ंड के केसेस में अपने को 1 ईयर दे दिया है, और जो रिफ़ंड का हमारा सेक्शन अलग है, अपील का सेक्शन अलग है। रिफ़ंड में जो हम जिस अथॉरिटी को एप्लीकेशन देंगे और जो अपील को हम देंगे वो अलग है, तो बेसिकली हमारा जो रिफ़ंड है वो हमारा सब्सिट्यूट नहीं है अपील के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ़ंड के चैप्टर। अभी हम नेक्स्ट एक वीडियो में टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि एकदम कम है, अगेन नहीं ओके, हाँ सिर्फ 10 क्वेश्चन से जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय।